Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel Studiologist. Today we will discuss Article 10 of Constitution of Pakistan 1973. Article 10 which is about safeguard as to arrest and detention. इसमें हमें right to arrest and detention के बारे में बताया गया है। जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 है वो अरेस्ट से रिलेटेड है और जो बाकी क्लॉजेस है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। उनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड सब बताया गया है। आर्टिकल 10 की क्लॉज 1 यहाँ हमें बता रही है, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शेल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट। कि किसी भी पर्सन को इन्फॉर्म किए बगैर अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता और साथ ही साथ उसे वह तमाम ग्राउंड्स और रीजंस बताई जाएंगी जिस बिना पर उसे अरेस्ट या डिटेन किया जा रहा होगा। नॉर शेल ही बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। और उसे राइट टू कंसल्ट से डिप्राइव नहीं किया जाएगा कि वो अपने डिफेंस के लिए अपनी मर्जी का लॉयर हायर करे जो उसके इस केस को डील कर सके। क्लॉज 2 यहाँ हमें कह रही है, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शेल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट within a period of 24 hours of such arrest। कि हर पर्सन जिसे अरेस्ट या कस्टडी में डिटेन किया जा रहा होगा उसे अरेस्ट से 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा जो उस पर्सन को प्लेस ऑफ अरेस्ट से लेकर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट तक ले जाने के दरमियान का जो टाइम पीरियड होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सेट पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। और किसी भी पर्सन को हम अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट के बगैर जो सेट पीरियड है 24 आवर्स का, इससे ज़्यादा हम डिटेन नहीं कर सकते। क्लॉज 3, nothing in clauses 1 and 2 shall apply to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention। जो बातें हमें क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में बताई गई हैं वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में, अगर हम किसी भी पर्सन को अरेस्ट या डिटेन कर रहे हैं तो वो इन केसेस में, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में अप्लाई नहीं होंगी। नेक्स्ट है हमारी क्लॉज 4, नो लॉ प्रोवाइडिंग for preventive detention shall be made except to deal with persons acting in a manner prejudicial to the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof or external affairs of Pakistan or public order or the maintenance of supplies or services। यहाँ पर हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि हम प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर किन किन पर्सनस को जो है वो अरेस्ट या डिटेन कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के अगेंस्ट, सिक्योरिटी के अगेंस्ट, डिफेंस के अगेंस्ट कोई भी काम कर रहा हो या एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई काम कर रहा हो या पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट या मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज और सर्विसेज के अगेंस्ट कोई भी काम कर रहा हो जिससे जो पाकिस्तान की सालमियत, तहफ़्फ़ुज़ और दिफा जो है वो मुतासिर हो रहा हो, तो ऐसे पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर डिटेन किया जाएगा। एंड नो सच लॉ शेल ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स। लेकिन ऐसा पर्सन को जिससे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिटेन किया जा रहा होगा 3 मंथ से ज़्यादा हम डिटेन नहीं कर सकते, अनलेस द अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड हैज़ आफ्टर अफोर्डिंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड इन पर्सन रिव्यूड हिज केस एंड रिपोर्टेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ सच पीरियड that there is in its opinion sufficient cause for such detention। सिवाय के जो 3 मंथ्स का पीरियड है हम उससे ज़्यादा उसे जो पर्सन को डिटेन नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस रिव्यू बोर्ड जो है उसके केस को रिव्यू उसने किया हो, रिपोर्ट किया हो, उसके केस को सुना हो और साथ ही साथ सफिशिएंट कॉज बताया गया हो कि इस पर्सन को जो है मज़ीद डिटेन किया जाना चाहिए। तो वो फिर रिव्यू बोर्ड क्या करेगी, 3 मंथ्स का टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर देगी, मतलब 3 मंथ्स के बाद मज़ीद 3 मंथ्स को एक्सीड कर दिया जाएगा।
and if the detention is continued after the set period of 3 months unless the appropriate review board has reviewed his case and reported before the expiration of such period of 3 months that there is in its opinion sufficient cause for such detention। लेकिन अगर रिव्यू बोर्ड को लगे कि इस पर्सन को मज़ीद जो है डिटेन किया जाना चाहिए तो रिव्यू बोर्ड क्या करेगी, उसके केस को रिव्यू करेगी, रिपोर्ट करेगी, हेयर करेगी और फिर सफिशिएंट कॉज बताएगी कि इस पर्सन को किस किस बिना पर डिटेन किया जाना चाहिए। तो फिर मज़ीद रिव्यू बोर्ड क्या करेगी, 3 मंथ का टाइम पीरियड एक्सीड कर देगी। पहले 3 मंथ्स को एक्सीड करेगी, फिर जब उससे रिव्यू बोर्ड को लगेगा तो वो रिव्यू करेगी, केस को हेयर करेगी, फिर 3 मंथ का टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी रिव्यू बोर्ड को लगे कि 3 जो है इस पर्सन को मज़ीद डिटेन किया जाना चाहिए तो वो फिर 3 मंथ का टाइम पीरियड एक्सीड कर देगी। मतलब पहले 3 मंथ, फिर 3 मंथ और फिर 3 मंथ। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन 1। इन दिस आर्टिकल द अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड मीन्स के जो अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड जो है उसका क्या मतलब है। तो ये यहाँ पर 2 तरह से होती है, फेडरल लॉ के केस में अलग और प्रोविंशियल लॉ के केस में अलग। यहाँ पर हमें सब क्लॉज 1 बता रही है, इन द केस ऑफ पर्सन डिटेन्ड अंडर अ फेडरल लॉ अ बोर्ड appointed by a Chief Justice of Pakistan and consisting of a chairman and 2 other persons, each of whom is or has been a judge of Supreme Court or a High Court। मतलब अगर फेडरल लॉ के केसेस हैं तो फेडरल लॉ के केस में जो रिव्यू बोर्ड है वो कौन बनाएगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएगा, जिनमें कौन कौन होंगे, चेयरमैन होगा और 2 पर्सन्स होंगे। वो 2 पर्सन्स कौन होंगे, वो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के। सब क्लॉज 2 यहाँ हमें कह रही है, इन द केस ऑफ पर्सन डिटेन्ड अंडर अ प्रोविंशियल लॉ अ बोर्ड अपॉइंटेड बाय अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न and consisting of chairman and 2 other persons, each of whom is or has been a judge of a high court। अगर हम प्रोविंशियल लॉ के केसेस हैं वो तो जो रिव्यू बोर्ड है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनाएगा, जिसमें कौन कौन होंगे, चेयरमैन होगा और 2 अदर पर्सन्स होंगे। वो जो 2 अदर पर्सन्स हैं वो कौन होंगे, वो जजेस होंगे हाई कोर्ट के। तो यहाँ पर जो जजेस हैं वो सिटिंग जजेस भी हो सकते हैं और रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं। Explanation 2. The opinion of review board shall be expressed in terms of the views of the majority of its member। जो रिव्यू बोर्ड का डिसीजन होगा वो मेजोरिटी बेसिस पे प्रिवेल करेगा, मतलब मेजोरिटी का जो डिसीजन होगा वही डिसीजन माना जाएगा। नेक्स्ट है क्लॉज 5। क्लॉज 5 में कह रहे हैं, व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शैल विद इन 15 days from such detention communicate to such person the ground on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order। मतलब कि ऐसा पर्सन जिससे कोई भी ऐसा पर्सन जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर डिटेन किया गया होगा तो वो अथॉरिटी जो और जिसने ऑर्डर पास किया होगा उसे डिटेन करने का वो क्या करेगी, वो उसकी डिटेंशन से 15 डेज़ के अंदर अंदर उस पर्सन से कम्युनिकेट करेगी और उसे वो ग्राउंड्स बताएगी कि किस किस बिना पर उसे अरेस्ट किया गया था या डिटेन किया गया था, और साथ ही साथ उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी कि वो अपने दिफा में कुछ कर सके, अपने आप को डिफेंड कर सके। साथ ही साथ एक प्रोविजो अटैच कर दी गई है, प्रोवाइडेड दैट द अथॉरिटी मेकिंग एनी सच ऑर्डर मे रिफ्यूज टू डिस्क्लोज फैक्ट्स विच such authority considers it to be against the public interest to disclose। लेकिन अगर कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि जिनको अगर डिस्क्लोज किया गया उस पर्सन के सामने जिसे डिटेन किया गया है, अगर उन फैक्ट्स को डिस्क्लोज किया गया तो जो है पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा वो, या पब्लिक इंटरेस्ट उससे अफेक्ट हो रहा होगा, तो जो अथॉरिटी है जो जिसने ऑर्डर पास किया होगा वो रिफ्यूज़ भी कर सकती है, इनकार भी कर सकती है उस पर्सन को वो तमाम फैक्ट्स डिस्क्लोज करने से जिससे पब्लिक इंटरेस्ट जो है हमारा इफ़ेक्ट हो रहा है।
नेक्स्ट है हमारी क्लॉज 6, द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शैल फर्निश टू द अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट टू द केस। के जो हमारी अथॉरिटी है जिसने ऑर्डर पास किया होगा वो रिव्यू बोर्ड को वो तमाम रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि केस से रिलेटेड होंगे, केस से रेलिवेंट होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू बोर्ड को फर्निश करेगा अनलेस अ सर्टिफिकेट signed by a secretary to the government concerned to the effect that it is not in the public interest to furnish any document is produced। लेकिन वो जो गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट ने उस पर्सन को डिटेन किया गया होगा उसका सेक्रेटरी एक रिटन सर्टिफिकेट देगा कि हम ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फर्निश नहीं कर सकते, अगर हम करेंगे तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा, पब्लिक इंटरेस्ट उससे अफेक्ट हो सकता है। तो वो जो गवर्नमेंट है वो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने से इनकार भी कर सकती है। नेक्स्ट है विद इन अ पीरियड क्लॉज 7 विद इन अ पीरियड ऑफ 24 months commencing on the day of his first detention in pursuance of an order made under a law providing for preventive detention, no person shall be detained in pursuance of any such order for more than a total period of 8 months in the case of person detained for acting in a manner prejudicial to public order and 12 months in any other cases। के जब पर्सन को डिटेन किया जा रहा होगा तो उसकी डिटेंशन के फर्स्ट डे से 24 मंथ्स के अंदर अंदर अगर तो वो जो केस है उस पर्सन ने वो पब्लिक कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया गया हो जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो या पब्लिक इंटरेस्ट उससे अफेक्ट हो रहा हो तो उसे 8 मंथ्स के लिए डिटेन किया जाएगा, 8 मंथ्स से ज़्यादा उसे डिटेन नहीं किया जाएगा और बाकी सारे केसेस में 12 मंथ्स के लिए उसे डिटेन किया जाएगा। साथ ही एक प्रोविजो अटैच है जिसमें वो कह रहे हैं प्रोवाइडेड दैट दिस क्लोज शैल नॉट अप्लाई टू एनी पर्सन who is employed by or works for or acts on instruction of received from the enemy or who is acting or attempting to act in a manner prejudicial to integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, or who commits or attempts to commit any act which amount to an anti-national activity as defined in federal law or is a member of an association which has for its objects or which indulges in any such anti-national activity। कि ये जो हमारी क्लॉज 7 है वो ऐसे पर्सन पर अप्लाई नहीं होगी जो एम्प्लॉय होगा या वर्क कर रहा होगा या एक्ट कोई भी कर रहा होगा, कोई भी काम कर रहा होगा किसकी इंस्ट्रक्शंस के अंडर, किसी भी एनिमी के इंस्ट्रक्शंस के अंडर, तो उस पर्सन पर ये जो क्लॉज है वो अप्लाई नहीं होगी और वो कुछ ऐसे एक्ट्स परफॉर्म कर रहा होगा जो इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट होगी या उसने कमिट किए होंगे या कोशिश भी की होगी वो तमाम एक्ट्स को कमिट करने की जिससे जो है पाकिस्तान की एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें ख़तरा होगा, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ उसने परफॉर्म की होंगी। तो इन तमाम केसेस में ये क्लॉज 7 अप्लाई नहीं होगी। पहली बात ये कि वो एम्प्लॉय होगा या वर्क कर रहा होगा या एक्ट कर रहा होगा किसी भी एनिमी की इंस्ट्रक्शंस के अंडर जिससे जो है इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी या जो डिफेंस है पाकिस्तान का वो मुतासर हो रहा हो या उसने कमिट किया हो और अटेम्प्ट की हो कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी। ठीक है, तो इन केसेस में जो है क्लॉज 7 वो अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारी क्लॉज 8, the appropriate review board shall determine the place of detention of the person detained and fix a reasonable subsistence allowance for his family। जो अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड होगी वो डिटरमाइन करेगी उसकी प्लेस ऑफ डिटेंशन के किस जो प्लेस पे है उसे डिटेन किया जाएगा और साथ ही साथ जो उसकी फैमिली को अलाउंस दिए जाने होंगे वो सारे उन्हें डिटरमाइन करेगी और फिक्स करेगी वो सारे अलाउंस जो उसके फैमिली को देने होंगे।
Clause 9. Nothing in this article shall apply to any person who for the time being is an enemy alien. ये जो आर्टिकल्स हैं ये उस पर्सन पर अप्लाई नहीं होंगे जो कि एनिमी एलियन होगा. एनिमी एलियन का यहाँ पर मतलब है फॉरेन एनिमीज जो हमारे यहाँ पर होते हैं. तो ये थी हमारी आर्टिकल 10. आई होप आपको समझ आई होगी. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.